चलिए बच्चों, अभी हम लोग मॉडल पेपर 2 शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जो दूसरा वाला वीडियो जो स्टार्ट हुआ है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वो वाले बच्चे जो कि इस 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देंगे भूगोल विषय का, और इसके साथ-साथ आप यदि किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी के भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें इस तरह के प्रश्नों को कवर कर लिया गया है जो कि एनसीईआरटी की किताब से ये प्रश्न आते हैं। और ये बोर्ड बिहार सरकार का जो बिहार बोर्ड है, जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा कराता है, वह बोर्ड इस तरह के मॉडल पेपर जारी करता है। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए गए हैं इसके ऑप्शंस में, ताकि एक प्रश्न के पढ़ने के साथ-साथ आपको 2 या 3, 4 प्रश्न भी इसके साथ तैयार हो सकें। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि आपके कम से कम इस वीडियो में 90 प्रश्न कवर होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान देंगे 2018-19 में कुछ बहुत फेरबदल किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिला के 1 किया गया, और एक सामान्य प्रदेश था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो इसके अनुसार अब वर्तमान में इस समय कुल राज्यों की संख्या हो गई है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ध्यान देंगे इन 8 राज्यों में जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तथा दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उसकी राजधानी जो रखी गई वो दमन। दोनों को मिला के दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उनकी राजधानी जो रखी गई वो दमन रखी गई। तो इस तरीके से अब हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। इसे आप ध्यान देंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रश्न था, लेकिन इससे संबंधित मैं हम लोग 2-3 प्रश्न और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि भारत में जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी, और उस समय वायसराय कौन था। ठीक है, तो भारत में हम सभी जानते हैं कि भारत जो अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय यह जनगणना शुरू हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब हर 10 साल पे होता है तो अंतिम जो जनगणना है 2011 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे अंत में जो अंक है वो 2 है। तो ये भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो जो थे यहाँ के वायसराय थे, इनके कार्यकाल में जनगणना शुरू हुई। तो दूसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1872 में हुई। चलिए एक प्रश्न और इससे संबंधित पढ़ते हैं कि पूछता है, ध्यान देंगे प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि पूछता है कि पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1872। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि क्रमिक जनगणना पहली कब शुरू हुई, तो क्रमिक जब पूछेंगे तो इस समय क्या है कि ये जनगणना जो दूसरी जनगणना है वो क्रमिक कहलाती है, क्योंकि 1881 की बाद से हर 10 साल बाद 1891 में, फिर 1901 में, 1911 में, 1921 में, ऐसे करके जनगणनाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। तो यदि क्रमिक पूछता है, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि पहली क्रमिक जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो इसका उत्तर होगा 1881। प्रश्नों पर ध्यान देंगे, यदि पहली जनगणना पूछता है तो आपका उत्तर होगा 1872, और यदि क्रमिक पूछता है तो आपका उत्तर होगा 1881। चलिए इससे एक प्रश्न और आपको देखिए, ये तीसरा प्रश्न इससे ही संबंधित है, तो आपको इसमें कहीं कोई क्रमिक का नाम नहीं दिया है, इसलिए आप सीधे आप जान जाएंगे कि जो ये क्या पूछ रहा है कि पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये पहली जनगणना जो हुई थी वो आपका, इसका उत्तर हो जाएगा 1872। ठीक है, क्रमिक पूछ देगा तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन कब सही होगा, जब इसमें क्रमिक पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और पूछ देता है कि कई बार पूछा वो, जो मैं जितना चीज़ पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैंने भी वहाँ बिहार में पढ़ाया, इसलिए वहाँ के अनुभव के आधार पर पढ़ाया हूँ, तो वहाँ मैं पुराने पेपर को देख रहा था, तो इसमें ये प्रश्न आ चुका है कि क्रमिक जनगणना तो 1881 होगा। लेकिन इसमें यदि पहला पूछता है कि पहली जनगणना कभी, तो 1872। इस समय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। ध्यान देंगे 1872 में। क्रमिक पूछेगा तो इस समय लॉर्ड रिपन थे। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि क ख ग पढ़ते होंगे तो उसमें क ख ग में पहले म आता है और दोबारा आर आता है, इसलिए र आता है। तो इसके आधार पर भी आप याद रख सकते हैं, पहले म से आता है। तो पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुई थी, और दूसरी जनगणना रिपन के समय में हुई थी। चलिए एक प्रश्न इससे और संबंधित पढ़ते हैं कि जो 2011 की जनगणना थी वो कौन से नंबर की थी। ये भी पूछता है कि कौन से नंबर की थी, तो वो 15वें नंबर की थी। अभी 2021 में कोरोना आ गया, इस कारण जनगणना अभी शुरू ही होने वाला था, तब तक कोरोना आ गया, इसलिए पेंडिंग में चल रहा है 2021 वाला जनगणना। बस मान के चलिए कि अगले साल ये जनवरी मार्च में
जनवरी फरवरी में इसकी जनगणना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो 2011 की जनगणना 15वें क्रम की थी। ठीक है, और 2021 की जनगणना 16वें क्रम की होने वाली है। तो देखिए, हम जब भी हम लोग इस तरह के प्रश्नों को उठाते हैं तो उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं ये सारे प्रश्नों को आपके बीच में रखा जाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यदि आप अच्छे से देखेंगे तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको एक साथ कई प्रश्न हल होने वाले हैं। देखिए, एक किताब है बहुत महत्वपूर्ण, ये किताब देखिए चौथे प्रश्न में 2 प्रश्नों को कवर किया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल। ठीक है, पूछा है कि मानव भूगोल के लेखक कौन है, तो इसमें 2 प्रश्न है कि मानव एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा जर्मन विद्वान रैटजेल। इनका नाम है पूरा फ्रेडरिक रैटजेल। इनका क्या नाम है? फ्रेडरिक रैटजेल। यदि आप, और दूसरा इसमें प्रश्न शामिल है कि मानव भूगोल के जनक कौन थे, तो ये भी होंगे फ्रेडरिक रैटजेल। देखिए, इसके यदि ऑप्शन पर भी ध्यान दें तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि विडाल डी ला ब्लांस किस देश के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। और एक प्रश्न इसमें देखिए ऑप्शन पे भी आप गौर करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसका एक प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिकी विदुषी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, तो ये क्या है, ये सैंपल कहाँ की थी, तो ये अमेरिका की थी। और ध्यान देंगे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कुमारी इसी सैंपल किसकी शिष्या थी। ठीक है ना, किसकी शिष्या थी, तो रैटजेल की शिष्या थी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप ध्यान में देंगे। जरूर हर एक दूसरे साल के गैप में ये प्रश्न जरूर ही पूछ देता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक और मानव भूगोल दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, जर्मन विद्वान जो है वो फ्रेडरिक रैटजेल होने वाला है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कृषि के प्रकारों में मुख्यतः इनमें किनमें रसदार फलों की खेती होती है। क्या है? रसदार फल। और रसदार फल यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि रसदार फल क्या होता है। जैसे नींबू हो गया, तो रसदार, इसको कई प्रकार से पूछता है, जैसे नींबू, संतरा, ये जो फल हैं, अंगूर, ये क्या है, ये रसदार फलों की श्रेणी में आते हैं। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा है कि रसदार फल जो ये खट्टे फल, इसको खट्टे फल भी कहता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे। खट्टे फल एक जलवायु है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर रसदार फलों की खेती की जाती है। और ये जो क्षेत्र है ये विश्व प्रसिद्ध शराब के उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। और ये जो है ना भूमध्य सागर के दोनों तरफ स्थित है। भूमध्य सागर के कहने का मतलब क्या हुआ कि भूमध्य सागर कहने से तात्पर्य है कि ये जो अफ्रीका के दोनों तरफ, अफ्रीका और उधर यूरोप के बीच में जो सागरीय भाग है अफ्रीका, और यहाँ पे ये जो यूरोप का हिस्सा है इधर ये, तो इसके बीच में ये जो जल वाला क्षेत्र है यही क्या है, भूमध्य सागर का क्षेत्र है। और यहाँ के ऊपर वाले हिस्सों में ये जो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सब क्या है, भूमध्य सागरीय के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर रसदार फलों की खेती की जाती है। चलिए इसके ऑप्शन पर थोड़ा गौर करते हैं। इसके ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप तो पता चलेगा कि आपको इसमें ट्रक फार्मिंग पूछा है। क्या पूछा है? ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग कहने से मतलब ये है कि ये भी एक प्रमुख है। 2 नंबर के प्रश्नों में इसको भी पूछ देता है कि ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो ट्रक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ट्रक फार्मिंग से मतलब ये है कि जहाँ पर सब्जियों और फूलों और फलों की खेती जो है वो ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि जैसे फूल, फल या सब्जी जो भी तोड़ाई होती है, जैसे शाम को तोड़ाई हुई और उसको रात में ट्रकों में लाद के ले जाया जाता था शहरों में बेचने के लिए, और सुबह वो जो सब्जियां या फल या फूल जो हुआ करते थे वो बिक जाते थे। तो इस तरह के संबंधित ये चूंकि ट्रक में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। आगे अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रक फार्मिंग के लिए मैं अलग से कृषि पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 2-2 अंक के प्रश्न होंगे जिसको आप उस समय दोहरा देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ट्रक फार्मिंग से संबंध क्या है कि उस कृषि उत्पादों से हैं जिसमें ट्रकों का उपयोग किया जाता है। और वो ट्रक किस प्रकार से, जिसमें फल, फूल और सब्जियां, ये 3 चीजें हैं ट्रक फार्मिंग में। आइए रोपण कृषि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, बागानों में इनकी रोपाई होती है। और बड़े पैमाने पर ये एक साथ काफी बड़े पैमाने पर
इनका उत्पादन किया जाता है। तो जैसे नारियल हो गया, चाय, नारियल, काफ़ी, और ये सब क्या है, ये फल किसके, ये सब जो उत्पाद हैं, ये कृषि उत्पाद, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो बागाती या बागानी कृषि, जिसका बागान लगता है, तो रोपण और इन दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ये बागानों के रूप में, जैसे इसमें आपको बागान में आपको केला, ठीक है ना, रबर, ये सब भी इसमें बागान। तो बागायती कृषि और रोपण कृषि ये दोनों एक ही है। और ध्यान देंगे इसका उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो भूमध्य सागरीय होने वाला है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, क्या पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बड़ी नदी, अब इसमें ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न सीधा सीधा ना पूछ के घुमा के पूछा है। तो इसमें पूछा है कि बड़ी, ठीक है ना, आप इसके शब्दों पर ध्यान देंगे कि बड़ी नदी। तो बड़ी में क्या होता है कि जो जैसे जिसकी चौड़ाई भी अधिक हो और लंबाई भी अधिक हो, मतलब अधिक मात्रा में जो जल का वहन करती है, तो वो नदी क्या है, अमेजन। इसका उत्तर सही होगा अमेजन, जो कि ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में है। और इसमें यदि इसमें बड़ी की जगह यदि लंबी पूछ दे, लंबी, तो उसका उत्तर थोड़ा सा आपको बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर में नील नदी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, जब मैं यहाँ जिस पे टिक मारता हूँ या क ख ग पे ऑप्शन मारता हूँ, वो उसका सही उत्तर होता है। इधर वाले में मैं क्या करता हूँ, प्रश्नों के जो ऑप्शन दिए उस पर भी चर्चा करता हूँ। तो यदि बड़ी की जगह लंबी पूछ देगा, तो लंबी में उत्तर जो होगा वो आपका नील नदी होगा। नील नदी जो है वो अफ्रीका से संबंधित है और अफ्रीका के मिस्र देश में ये प्रवाहित होती है। कहाँ पर, मिस्र देश में। चलिए, यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी हो जाएगी। और यदि भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता है, तो बड़ी मात्रा में जो जल प्रवाहित करके लाती है वो ब्रह्मपुत्र होगी। तो इस प्रश्न के बारे में ध्यान देंगे। यदि भारत की लंबी नदी पूछता है, तो वो गंगा की लंबाई जो है 25 किलोमीटर, माने 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो आपको मालूम हो गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आसियान का कौन सा सदस्य देश है। ठीक है ना, आसियान से मतलब क्या होता है, देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्या भी नीचे दिया गया है। इस व्याख्या को थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, तो आपको सारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें यदि यह प्रश्न आपको लगता है कि कुछ उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, आसियान का जो हिंदी फॉर्म होता है उसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, यह एक संगठन है। और इसमें कुल 10 देश थे, लेकिन अभी मतलब 2-3 महीने पहले अभी एक इसमें देश जुड़ा है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे। ठीक है, तिमोर द लेस्टे, ये क्या है, यह देश जुड़ जाने से अब इनकी संख्या क्या है, बदल के 11 हो गई है। बताते चले, कई बार इस तरह का प्रश्न पूछता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए प्रश्न इसमें पूछता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ, तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सदस्य देश है। सॉरी, ये प्रश्न में थोड़ा सा उत्तर में आपको 2 इसमें ऑप्शन सही मिलने वाले हैं। सॉरी, बांग्लादेश नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से आसियान का कौन सा सदस्य देश है। ठीक है, तो आसियान क्या है, यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्या है कि एक समूह होता है। और यह समूह क्या करता है, तो यह समूह जो है वो यह समूह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में नियमों को बनाता है। और यह जो देश है, इस देश में कुल वर्तमान में इस समय इसमें 10 देश थे, लेकिन एक अभी देश हाल ही में 2-3 महीने पहले जो है वो जुड़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये थोड़ी सी याद करने वाली बात है। चलिए, इसमें और क्या इसमें से प्रश्न बन सकता है
कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो ये बताते चलें कि इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो ब्रुनेई होने वाला है। देखिए बांग्लादेश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश दक्षिणी एशिया का देश है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का, मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका का देश है। तो इसमें जो उत्तर है वो ब्रुनेई होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि अभी हाल ही में एक नया देश इसमें जुड़ा है जिसका नाम है तिमोर द लेस्टे। तो इसके जुड़ जाने से अब इसकी संख्या जो है वो 11 हो गई। तो इसका प्रश्न पूछेगा तो आप इसमें ध्यान देंगे। लेकिन अभी क्या थे, यह पुराना यदि प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर जो है वो 10 होगा, क्योंकि इसमें 10 देश शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गंगा नदी का सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए कई बार इस तरह का प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से गंगा नदी के किनारे हैं। तो ये सब आपको बता दें कि सारे के सारे शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे वाले हैं। लेकिन पूछता है कि गंगा नदी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये होगा इसमें ऑप्शन कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वो कानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, और ये पटना आपके बिहार में है। अब इसमें देखिए, चलिए 2-3 प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे। वो प्रश्न क्या बन सकते हैं इसमें, कई बार पूछता है कि गंगा कहाँ से, गंगा जो है वो कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है ना, गंगा कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो हरिद्वार होगा। हरिद्वार के उधर ऊपर आगे क्या है कि ये पहाड़ी भागों में प्रवाहित होती है, और यहाँ से हरिद्वार जब पार कर जाती है तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो मैदानी हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किम्बरले जो है वो अफ्रीका में जो स्थित है। किम्बरले एक स्थान है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किम्बरले जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और पूछ देता है कि ये किम्बरले जो है वो किस महाद्वीप में है, तो किम्बरले जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध है, बताते चलें कि ये आपको विश्व में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन यहीं होता है। चलिए अगला 10वां प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या की उम्र क्या है। ठीक है ना, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। देखिए इसमें भी 2 प्रश्न बनने वाले हैं कि कार्यशील जनसंख्या क्या है और निर्भर जनसंख्या क्या है। निर्भर जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या ध्यान देंगे। यदि आप जानते होंगे, यदि आपके आसपास में सरकारी कर्मचारी होंगे तो उनको रिटायर होने की उम्र जो है वो 60 वर्ष रखा गया है। तो 60 वर्ष के बाद, मतलब 60 वर्ष से पहले और 14 वर्ष तक आप लोग पढ़ते होंगे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब 14 वर्ष के से जो 15 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको काम उनसे नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये इसमें 15 वर्ष से नीचे की जनसंख्या और 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, निर्भर जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 15 वर्ष से नीचे की जनसंख्या और 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को हम कहते हैं निर्भर जनसंख्या। तो ये ऑप्शन दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें बचा ये 70 वर्ष। तो 70 वर्ष के व्यक्ति जो जानते हैं वो कि बहुत कार्य नहीं कर सकता। कार्यशील से मतलब क्या है कि जिसके में कार्य करने की क्षमता होती है। तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु वर्ग को जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें 2 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि निर्भर जनसंख्या क्या है। निर्भर जनसंख्या जो किसी अन्य आदमी पर निर्भर रहती है। तो 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वह दूसरे पर पढ़ाई के लिए से लेके हर चीज के लिए निर्भर रहते हैं। तो वो 15 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से ऊपर तक की जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, निर्भर जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या का उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष से 59 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है। ठीक है ना, ये जो देश दिए गए हैं इसमें सबसे ऊपर कौन सा है। तो बता दें 2022 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, 2022 में जनगणना नहीं बल्कि जो मानव सूचकांक की जो गणना की गई, इसकी गणना जो है वो UNDP द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे UNDP द्वारा। और इसमें सबसे ऊपर वाला जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें स्थान जो है वो 132वां होने जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है, हो सकता है कि लेटेस्ट पूछे 2022 के अनुसार तो आपका 132 होगा। यदि पहले के का ऑप्शन पूछता है तो उसमें भी भारत का स्थान जो था 131वां था।
तो आप उत्तर पर ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत है वो किसने की थी। ठीक है, तो यह पूछता है तो महबूब उल हक, इन्होंने मानव सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। महबूब उल हक ये अर्थशास्त्री थे, और भारत में से जो अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, ये इन्होंने इसमें सहयोग किया था इस सूचकांक को बनवाने में। ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है साक्षरता, और तीसरा जो होता है वो जो होता है जीवन प्रत्याशा। ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या है ये। तो ये 3 पैरामीटर में यह भी प्रश्न पूछा हुआ ये प्रश्न मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि मानव विकास सूचकांक की जो गणना की जाती है उसके कितने सूचक हैं? तो 3 सूचक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे जनसंख्या अधिक वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। इसमें भी हम 2-3 प्रश्नों को थोड़ा सा कवर करते चलते हैं। इसमें पूछ देता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, यदि वृद्धि पूछ दिया मैंने कहा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये अफ्रीका हो गया। पूछ देगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो उसमें एशिया हो जाएगा, क्योंकि भारत के क्योंकि विश्व के जो 2 अधिक जनसंख्या वाले देश जो हैं, जो प्रथम स्थान पे क्या है, कौन सा देश? चीन है, और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? भारत है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन हो गया, और भारत का उसमें स्थान क्या है विश्व में? तो दूसरे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पर चीन हो गया, दूसरे स्थान पर भारत हो गया। लेकिन वृद्धि पूछेगा, मतलब कि जो तेजी से बढ़ रहा है, तो ये अफ्रीका होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, यहाँ एक शब्द छूट गया है, प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर। जब हम इसको गणितीय अनुपात हम निकालते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे है, निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा जर्मनी। ध्यान देंगे, जर्मनी जो होगा इसका उत्तर होगा। और बताते चलें कि जर्मनी में जो है वो लिंगानुपात सबसे अधिक पाया जाता है, और यहाँ पर लिंगानुपात 100 व्यक्तियों पर गणना की जाती है, और हमारे देश में क्या है कि 1000 व्यक्तियों पर हमारे देश में गणना होती है। तो 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। चलिए इसकी भी चर्चा होगी जब आएगा ये प्रश्न तो इस तरह का। अगला प्रश्न है, रूस के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली जनजाति कौन है? तो टुंड्रा प्रदेश में जो रहने वाली जनजाति है उसका नाम है याकूत। ठीक है ना, और रूस लगा दिया इसलिए यहाँ पर हो जाएगा याकूत। यदि यही पूछे कि केवल टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजाति, तो उसमें एस्किमो उत्तर होगा। ठीक है ना, और अफ्रीका में रहने वाली जो जनजाति है उसको हम क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। ठीक है ना, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के घने जंगलों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो याकूत होगा। यदि रूस को इसमें से हटा दे तो टुंड्रा में एस्किमो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और कभी पूछ लेता है कि एस्किमो का जो घर होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है? तो एस्किमो का जो घर है उसको हम इग्लू कहते हैं। इसमें एक प्रश्न और हम लोगों ने पढ़ लिया कि एस्किमो का जो घर होता है उसको हम इग्लू कहते हैं, और ये जो इग्लू होता है किससे बनता है? ये बर्फ से बनता है। ठीक है ना, तो इस तरह के एक प्रश्न में हम लोग 2-2, 3-3 प्रश्नों को दोहराते हुए चल रहे हैं। अगला है इसमें कि कंप्यूटर जो आपके चैप्टर है उसमें उसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी एक चैप्टर है, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो WWW के जो आविष्कारक है वो कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है ना, देखिए इसमें ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं कि आपको इससे परिचय भी होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज क्या है? ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर। और इसमें मार्क जुकरबर्ग क्या है? ये जो व्हाट्सएप या हम लोग फेसबुक जो प्रयोग कर रहे हैं इसके ये फाउंडर हैं, और ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं। तो इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि जिससे आपको। चलिए अगला प्रश्न है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण
तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1869 में होगा। सॉरी, इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो जो ऑप्शन लिखा है वो गलत दिया है, इसको थोड़ा आप संशोधन कर लेंगे। ये है 1869 में, ठीक है ना, 1869 इस प्रश्न का ये ऑप्शन, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो सही था। तो चलिए 1869। अब पूछता है इसमें कि स्वेई नहर क्या करती है। स्वेई नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बता दें कि ये प्रश्नों को कई बार पूछा है। और ये जब बन जाने से क्या है कि किस किस जगहों की दूरी कम हो गई है, तो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच में दूरियां जो हो गई बहुत कम हो गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम उपग्रह है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो भारत के प्रमुख गणितज्ञ थे, ठीक है ना। इन्होंने ही जीरो या शून्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी? शून्य, जो जीरो का हम पढ़ते हैं उसको, इसकी खोज की थी। और इन्हीं के नाम पे, आर्यभट्ट के नाम पे 19 अप्रैल 1975 को क्या छोड़ा गया, एक सैटेलाइट, जो फर्स्ट भारत का प्रथम सैटेलाइट। ये आया हुए प्रश्न है, ये जितने भी हम प्रश्न आपको इसमें चयनित हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब पूछता है, कभी कभी एक प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रमा से संबंधित कौन सा मिशन जो है वो तैयार किया गया भारत द्वारा, तो उसको हम चंद्रयान कहते हैं। और यदि मंगल ग्रह से संबंधित जो मिशन है उसको हम मंगलयान कहते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे। इसका उत्तर पहले का आर्यभट्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सुविकसित नगर प्रणाली पाई गई है। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है, ध्यान देंगे, इसका होगा सिंधु घाटी, ठीक है ना। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो नगरों के वो मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो सिंधु घाटी का संबंध किससे है। सिंधु घाटी का संबंध अब ये भारत और पाकिस्तान, अब बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंधु घाटी का वो ज्यादातर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इसका उत्तर शामिल है। अब इसमें वांगहो जो है ये चीन से संबंधित सभ्यता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास में ये प्रश्न आता है। मेसोपोटामिया जो है इसका संबंध जो है वो इराक से है, ठीक है ना। यहाँ दजला और फरात नदियाँ, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो किस किन नदियों के बीच में है। तो ये जो है दजला और फरात नदियों के बीच में यह सभ्यता हुई थी। और नील नदी घाटी तो अभी इस पर चर्चा की है ही मैंने, कि अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। नील अफ्रीका में जो देश है मिस्र, वो क्या है, नील नदी का वरदान उसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांसीसी विद्वान जो विडाल डी लाब्लांस थे, इनका संबंध जो है किससे है। इनमें से बाहर देखिए, जो भूगोल में जो 3 विचारधारा है महत्वपूर्ण है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद। देखिए हमने आपको एक वीडियो बना के डाला है, उसमें मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत, एक ही तो वीडियो में उसमें डाला है, लगभग आधे घंटे का है। यदि उसको पढ़ लेंगे तो मेरा पूरा दावा है कि उसमें से लगभग आपको 10 नंबर के प्रश्न आपको आने वाले हैं। तो पहले इसका उत्तर हम लोग बताते चलें। तो जो नियतिवाद है वो जर्मन विद्वानों से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा है कि नियतिवाद जो है किस देश के विद्वानों ने इसका समर्थन किया था। तो जर्मन विद्वान जो थे उन्होंने नियतिवाद की शुरुआत की थी। फ्रांसीसी, जब भी नाम आएगा फ्रांसीसी, ये ध्यान देंगे, जो कि फ्रांस के रहने वाले जो लोग थे, तो इसका संबंध जो है वो संभववाद से है। इसमें बिडार डी लाब्लांस, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, ये क्या है, ये संभववाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का उदाहरण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैक्षिक नगर, देखिए यहाँ पे जो नगर दिए गए हैं, ये आगरा है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है, रुड़की जो है उत्तराखंड में है, और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो इसका उत्तर जो है रुड़की होगा, क्योंकि यहाँ पे IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रुड़की में है। ये हरिद्वार के आसपास पड़ता है ये, ठीक है ना। तो इसमें शैक्षिक नगर का जो उदाहरण है वो है रुड़की, ठीक है। बल्कि शेष जो नगर हैं ये पर्यटन नगर कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे कि इन तीनों नगरों में
घूमने के लिए लोग जाते हैं, बहुत सुंदर है। जैसे आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के जलोढ़ उपजाऊ मैदानी भागों में निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर जो होगा वो गुच्छित तथा अर्धगुच्छित, ठीक है ना। गुच्छित का मतलब होता है कम्पैक्ट, जो एकदम पास पास में लोग रहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ जो मैदानी भागों में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, यहाँ पे कैसी बस्तियां पाई जाती हैं? तो गुच्छित और अर्धगुच्छित, ठीक है ना। इसमें तो छूट गया है, गुच्छित और अर्धगुच्छित। चलिए इसमें बिखरी हुई बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में या बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर ये बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। और सीढ़ीनुमा बस्तियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? ये पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हम लोगों ने इससे भी 3-4 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो पहले का इसका उत्तर जो होने वाला है वो ए है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक क्या होता है कि जब कच्चे तेल को हम लाते हैं कहीं से तो उसको शोधन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, और उस कच्चे तेल से क्या निकलता है? जैसे पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है, विभिन्न प्रकार के पेंट के लिए भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल निकलते हैं, ठीक है ना। तो जो तेल को शोधन करने के लिए, तो देखेंगे, ध्यान देंगे, ये चारों की ही चारों जो है वो रिफाइनरीज हैं, मैंने इनको रिफाइनरी भी कहते हैं। इंग्लिश में तेल शोधन को क्या कहते हैं? रिफाइनरी भी कहते हैं। तो मथुरा ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, बरौनी जो है वो बिहार में है, और जामनगर जो है वो गुजरात में है, ठीक है ना, और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में। ये चारों के चार रिफाइनरी है, लेकिन पूछा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, इसके लिए उत्तर जो होगा वो आपका जामनगर होगा। ये गुजरात में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क ध्यान देंगे तो इसमें ये प्रश्न है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और एंथ्रेसाइट। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। इसमें क्या है कि कौन सा अयस्क नहीं है, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों जो हैं वो लोहे के ही अयस्क हैं, और इसमें जो एंथ्रेसाइट है ये जो क्या है, ये कोयले का अयस्क होता है। और सबसे शुद्ध कोयला जो है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। देखिए नीचे इसकी व्याख्या में आपको दिया गया है, 4 अयस्क लोहे का दिया गया है, 4 अयस्क कोयले का दिया गया। तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट जो है ये कोयले के अयस्क हैं, ठीक है ना। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 25वां। भारत का हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है? तो औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए होते हैं, तो ये भारत का हुगली यदि देगा तो ये पश्चिम बंगाल में होगा। और देखिए एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए कर्नाटक भी दिया है, तो कर्नाटक में हुबली है, हुबली पूछता है तो ये आपका होगा कर्नाटक। और यदि हुगली पूछता है तो हुगली होगा। हुगली बंदरगाह भी है, कोलकाता के पास में है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला है, पूछता है कि एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताते चलें कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री कुछ जैसे योजना आयोग भी पूछते कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है वो है प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है ना। अब योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम जो है वो नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 से इसका नाम जो है वो बदल गया है। तो यदि एनडीसी मैंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी और नीति आयोग दोनों का ही जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है 27वां कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह है? पत्तन बंदरगाह पूछेगा। पत्तन बंदरगाह या पत्तन दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। ये बंदरगाह क्या होगा और पत्तन क्या होगा, दोनों एक ही बात है। तो ध्यान देंगे इसमें हम आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो है बंदरगाह वाले ही। तो इसमें जो उत्तर होगा वो मुंबई बंदरगाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से यह वो
बंदरगाह है जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में जो है वो आयात और निर्यात का कार्य किया जाता है, ठीक है ना, आयात और निर्यात। तो ये प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो गया आपका ध्यान देंगे, ये इसको 3 नाम से जानते हैं, मुंबई बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पत्तन या न्हावा शेवा, ठीक है ना, न्हावा शेवा, ये तीनों इसी के नाम है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। एक प्रश्न इसमें देखिए ये बनता है कि वेस्ट बंगाल में जो बंदरगाह है, जो पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है, उनके नाम बताइए। तो हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं, चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में जो बंदरगाह है वो है चेन्नई, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो ग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल जोन में बांटा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी क्या है ना कि इसमें कुछ करंट का भी हमने प्रश्न शामिल किया है, जिससे इस समय वर्तमान में जो मंडल जोन, जो रेलवे के जोन की संख्या जो हो गई 18वां। इसमें जो सबसे नया जो जोन जुड़ा है वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। ये भी हो सकता है पूछ दिया आपसे यदि करंट में कि कौन सा जो नया जो बना है, तो विशाखापत्तनम ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे पहले जो रेलवे जोन थे वो 17 थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गए 18 हो गए, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा याद रखें। आगे है अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और हम लोग चर्चा करेंगे। भारत वायुमंडल में भूमंडलीय तापन बढ़ने का क्या कारण नहीं है। देखिए कई बार प्रश्नों को क्या करता है वो निगेटिव फॉर्म में पूछ देता है, नहीं, तो इसको आप थोड़ा जरूर ध्यान देंगे कि क्या नहीं है। तो इसमें 3 गैसें हैं, ठीक है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों क्या है। देखिए यहाँ इसकी व्याख्या भी लिखी है, कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस में आता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो गैस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रभाव पड़ता है ये सभी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया और इसमें लगभग 100 के आसपास में प्रश्न कवर हो गए। तो यदि ये सारा आपको पसंद आया तो इसमें चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सारे मॉडल पेपर आप जरूर हल करें ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ हो।